स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम द एक्सप्लोजिव एक्ट विस्फोटक अधिनियम 1884 के सेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शंस कंप्लीट करेंगे और इसी वीडियो में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 11 डील करता है डिस्ट्रेस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, वायुयान या जलयान का कर स्तंभ, वेयर द ओनर और मास्टर ऑफ एनी एयरक्राफ्ट or vessel is adjudged under this act to pay a fine for any offence committed with or in relation to that aircraft or vessel. The court may, in addition to any power it may have for the purpose of compelling payment of the fine, direct to be levied by distress and sale of the aircraft and its furniture or so much of the furniture or the vessel and the tackle, apparel and furniture of such vessel or so much of the tackle, apparel and furniture thereof as is necessary for the payment of the fine। ठीक है, तो यहाँ पर फाइन को वसूलने की बात हो रही है सेक्शन 11 में। ठीक है, जहाँ किसी वायुयान या जलयान के स्वामी या मास्टर को उस वायुयान या जलयान से या उसके संबंध में किए गए किसी अपराध के लिए जुर्माना संदत्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन न्याय निर्णीत किया जाता है, वहाँ न्यायालय जुर्माने का संदाय करने को विवश करने के प्रयोजन के लिए अपनी किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त यह निर्देश दे सकेगा कि उस वायुयान और उसके फर्नीचर या फर्नीचर के उतने भाग को या जलयान और उसके टैकल, पोत सज्जा और फर्नीचर या उसके टैकल, पोत सज्जा और फर्नीचर के उतने भाग को जितना जुर्माने के संदाय के लिए आवश्यक हो कर स्तंभ और विक्रय द्वारा उद्ग्रहित किया जाए। ठीक है, तो हमने जैसे सीआरपीसी में भी पढ़ा है ना, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये एक काइंड ऑफ पनिशमेंट होता है। कोई अगर अपना फाइन पे नहीं कर रहा है जो उस पर लिवाई किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या है ना, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वेदर मूवेबल और इमूवेबल, तो उसको जब्त करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को या तो बेच के कोर्ट अपना जो कंपनसेशन है वो पूरा करवाती है उससे। ठीक है, उसका जो फाइन है वो उससे वसूलती है। ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन 11 बात कर रहा है कि जहाँ किसी एयरक्राफ्ट या वेसल के ओनर या मास्टर को इस एक्ट के अंतर्गत कमिट किए गए किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, फाइन पे करना है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो अपने एडिशनल पावर का यूज़ करके जो फाइन का पेमेंट है उसको कंपेल करने के लिए, यानी उस पेमेंट को देने के लिए, विवश करने के लिए अपनी जो एडिशनल पावर्स हैं उसका यूज़ कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि जो फाइन लिवाई किया है उस ओनर या मास्टर पे, तो उसके एयरक्राफ्ट या जो वेसल है, ठीक है, उसको बेच के या उसका डिस्ट्रेस करके वो फाइन को वसूला जाए। ठीक है, तो क्लॉज ए में क्या बोल रहा है, उस एयरक्राफ्ट या उसके फर्नीचर के उतने भाग को या उस जलयान और टैकल, अपैरल और जो फर्नीचर है, ठीक है, या उस जलयान के उतने भाग को, उसके फर्नीचर के उतने भाग को जो कि फाइन का पेमेंट करने के लिए ज़रूरी हो, उसको डिस्ट्रेस कर दिया जाए या सेल कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली सेक्शन 11 किससे बात कर रहा है, फाइन वसूलने से। चलिए आ जाइए सेक्शन 12 पे, डील कर रहा है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट्स, दुष्प्रेरण और प्रयत्न। Whoever abets within the meaning of IPC the commission of an offence punishable under this act or the rules made under this act or attempt to commit any such offence and in such attempt does any act towards the commission of the same shall be punished as if he had committed the offence। जो कोई इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का भारतीय दंड संहिता के अर्थ में दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में उसे करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने वह अपराध किया हो। ठीक है, तो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस पनिशेबल हैं, ठीक है, उनको कमिट करता है, उनको कमिट करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है, या उसको अबेट या अटेम्प्ट करने की दिशा में कोई कार्य करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, यहाँ पर अबेटमेंट और अटेम्प्ट को भी कमिट करने की कैटेगरी में रखा गया है सेक्शन 12 में।
ठीक है, आ जाइए सेक्शन 13 पे। डील कर रहा है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट पर्सन कमिटिंग डेंजरस ऑफेंसेस। खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। Whoever is found committing any act for which he is punishable under this act or the rules under this act and which tends to cause explosion or fire in or about any place where an explosive is manufactured or stored or any railway or port or any carriage, aircraft or vessel may be apprehended without a warrant by a police officer। फिर से देखिए, may be apprehended without a warrant by a police officer or by the occupier of or the agent or servant of or other person authorized by the occupier of that place or by any agent or servant of or other person authorized by the railway administration or conservator of the port or officer in charge of the airport and be removed from the place where he is arrested and conveyed as soon as conveniently may be before a magistrate। जो कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाएगा जिसके लिए वह इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय है और जिसकी प्रवृत्ति किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहां कोई विस्फोटक विनिर्मित किया जाता है या स्टोर किया जाता है या किसी रेल या पत्तन या किसी गाड़ी, वायुयान या जलयान में या उसके पास विस्फोट या अग्नि कारित करने की है, वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस स्थान के अधिभोगी या अधिभोगी के अभिकर्ता या सेवक या अधिभोगी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति या उस रेल प्रशासन या पत्तन के कंजर्वेटर या विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी के किसी अभिकर्ता या सेवक या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना पकड़ा जा सकेगा और उस स्थान से जहां वह गिरफ्तार किया जाता है हटाया जा सकेगा और सुविधा अनुसार यथाशीघ्र किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा। ठीक है, तो सेक्शन 13 पावर दे रही है इस एक्ट के अंतर्गत कि अगर कोई डेंजरस ऑफेंस करता है तो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, जो कोई भी इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, ठीक है, जो इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है और जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो किसी जगह पर विस्फोट या फायर करने की है जहाँ पर एक्सप्लोजिव जो है वो बनाया जाता है या स्टोर किया जाता है या किसी रेलवे या पोर्ट या किसी कैरेज या एयरक्राफ्ट या वेसल में, तो वो व्यक्ति जो है एप्रीहेंड किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर। और किसके द्वारा किया जा सकता है? उस जगह का जो ऑक्यूपायर है उसके द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, या जो एजेंट या सर्वेंट है उसके द्वारा भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, या कोई अदर पर्सन जिसे उस जगह के ऑक्यूपायर ने ऑथराइज किया है, या किसी एजेंट या सर्वेंट के द्वारा, या कोई अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, ठीक है, या जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ऑथराइज कोई व्यक्ति, या किसी पोर्ट का कंजर्वेटर या एयरपोर्ट का ऑफिसर इंचार्ज, और जिस जगह से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस जगह से उस व्यक्ति को ले जाया जा सकेगा और कन्वीनियंटली उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 13 में इतनी सी बात याद रखनी है हमें कि पुलिस ऑफिसर या ऑक्यूपायर या एजेंट या सर्वेंट या कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों को जो डेंजरस ऑफेंस कमिट कर रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत, उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं और उनको पेश किसके समक्ष करना है? मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन बने मजिस्ट्रेट आ जाए, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ जाए, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाए, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? ओनली मजिस्ट्रेट। क्लियर है? चलिए आ जाइए सेक्शन 14 पे। डील कर रहा है सेविंग एंड पावर टू एग्जेम्प्ट, व्यावृत्ति और छूट देने की शक्ति। Nothing in this act except section 8, 9 and 9A shall apply to the manufacture, possession, use, transport or importation of any explosive। धारा 8, 9 और 9 का के सिवाय इस अधिनियम की कोई बात किसी विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, परिवहन या आयात को लागू नहीं होगी। ठीक है, तो किसको छोड़कर? सेक्शन 8, 9, 9A। सेक्शन 8 किससे डील कर रहा था? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट से। सेक्शन 9 किससे डील कर रहा था? इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट से। और सेक्शन 9A डील कर रहा था इंक्वायरी इनटू मोर सीरियस एक्सीडेंट से। ठीक है, तो इन सेक्शंस को छोड़कर इस एक्ट की कोई भी बात
किसी एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्टेशन को लागू नहीं होगी। ठीक है, क्लॉज ए देखिए, बाय एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच फोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद रूल्स और रेगुलेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार संघ के किसी सशस्त्र बल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों या ऐसे बल के अन्य स्थापनों। और क्लॉज बी कह रहा है बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर स्टेट गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट। केंद्रीय सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के निष्पादन में। ठीक है, तो सेक्शन 14 जो है सेविंग क्लॉज है और एग्जेम्पशन दे रहा है। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में ये कह रहा है कि इस एक्ट की कोई भी बात सेक्शन 899A को लागू नहीं होगी किसी भी एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्टेशन में। ठीक है, तो सेक्शन 14 जो है सेविंग क्लॉज है और ये कह रहा है कि किस किस को इस एक्ट की कोई बात लागू नहीं होगी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन को और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को या ऐसे फोर्सेस के अदर एस्टेब्लिशमेंट को किसी एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्टेशन को लागू नहीं होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत इस एक्ट के एग्जीक्यूशन में एम्प्लॉयड किसी पर्सन पर एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्टेशन को लागू नहीं होगी। ठीक है, सब सेक्शन 2 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एग्जेम्प्ट एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू एनी सच कंडीशन एज इट मे थिंक फिट टू इम्पोज एनी एक्सप्लोजिव एंड एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। केंद्रीय सरकार किसी विस्फोटक और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब उपबंधों या उनमें से किसी से पूर्णता या किसी ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें अध्यारोपित करना वह ठीक समझे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट दे सकेगी। सब सेक्शन 1 में तो हमने सेविंग क्लॉज की बात कर ली और सब सेक्शन 2 बात कर रहा है किसकी, एग्जेम्पशन की बात कर रहा है। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, या तो एब्सोल्युटली यानी या तो पूरी तरीके से या फिर कुछ कंडीशंस इम्पोज करके, जैसा कि वो ठीक समझे किसी एक्सप्लोजिव को और किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के वर्ग को इस एक्ट के सभी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है या इस एक्ट के किन्हीं प्रोविजन से उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, सेविंग क्लॉज में क्या कहा इसने कि किसको ये एक्ट लागू नहीं हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या ऐसे फोर्सेस के अदर एस्टेब्लिशमेंट को लागू नहीं होगी अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं वो एक्सप्लोजिव बना रहे हैं, पोजीशन में रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो। और अगर कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, ठीक है, और इस एक्ट का निष्पादन कर रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चर करता है, पोजीशन में रखता है, यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट करता है किसी एक्सप्लोजिव को, तो ऐसे लोगों पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, और एग्जेम्पशन किसको मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर सकती है या तो पूरी तरीके से उन व्यक्तियों को या फिर कुछ कंडीशंस इम्पोज करके किसी एक्सप्लोजिव के बारे में और किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति के समूह के बारे में या किसी व्यक्ति के वर्ग के बारे में कि उनको इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस और बनाए गए रूल से या तो पूरी तरीके से एग्जाम किया जाता है या किन्हीं रूल्स के अंतर्गत या प्रोविजंस के अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ सेक्शन 15 पे। डील कर रहा है सेविंग ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। ठीक है, आयुध अधिनियम 1959 की व्यावृत्ति। आर्म्स एक्ट हमारे सिलेबस में है तो एक्सप्लोजिव एक्ट जो है वो आर्म्स एक्ट को सेव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेविंग क्लॉज है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15। याद रखिएगा आर्म्स एक्ट को कौन सेव कर रहा है, कौन से सेक्शन में सेव कर रहा है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 provided that an authority granting a license under this act for the manufacture, possession, sale, transport or importation of an explosive may, if empowered in this behalf by the rules under which the license is granted, direct by an order written on the license that it shall have the effect of a
like license granted under the said Arms Act 1959. इस अधिनियम की कोई बात आयुध अधिनियम आर्म्स एक्ट 1959 के उपबंधों को प्रभावी नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन प्रोविजो भी ऐड हुआ है, परंतु किसी विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय, परिवहन या आयात के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी यदि उन नियमों द्वारा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है इस निमित्त सशक्त हो तो अनुज्ञप्ति में लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि उसका प्रभाव उक्त आयुध अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के समान होगा, ठीक है। तो इस एक्ट की कोई भी बात आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस को प्रभावित नहीं करेगी, क्लियर है। प्रोविजो देखिए क्या कह रहा है, लेकिन जहां इस एक्ट के अंतर्गत एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, कब्जे में रखने के लिए, बेचने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस ग्रांट करने वाली अथॉरिटी एम्पावर्ड है इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है, तो वो लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी उस लाइसेंस पर कि उस लाइसेंस का सेम वही इफेक्ट होगा जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस का होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए सेक्शन 16 पे, डील कर रहा है सेविंग एज टू लाइबिलिटी अंडर अदर लॉ, अन्य विधि के अधीन दायित्व के बारे में व्यावृत्ति। नथिंग इन दिस एक्ट और द रूल्स अंडर दिस एक्ट शैल प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर एनी एक्ट और ओमिशन which constitutes an offense against this act or those rules or from being liable under that other law to any other or higher punishment or penalty than that provided by this act or those rules. इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए जो इस अधिनियम या उन नियमों के विरुद्ध अपराध होता है अभियोजित किए जाने या इस अधिनियम अथवा उन नियमों द्वारा उपबंधित रीति से अन्य या उच्चतर दंड या शास्ति के जिसके दायित्वाधीन वे उस अन्य विधि के अधीन हो दायित्वाधीन होने से नहीं रोकेगी। सेक्शन 16 बोल रहा है कि इस एक्ट की या इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स की कोई भी बात किसी व्यक्ति को प्रिवेंट नहीं करेगी, ठीक है। किस बात के लिए प्रिवेंट नहीं करेगी? अगर वो व्यक्ति प्रोसिक्यूट किया गया है, ठीक है, अभियोजित किया गया है किसी अदर लॉ के अंतर्गत किसी एक्ट या ओमिशन के लिए जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट या रूल्स के अगेंस्ट अपराध है, या फिर वो किसी अन्य विधि के या इस एक्ट के अंतर्गत या उन नियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रोविजंस के हायर पनिशमेंट या पेनल्टी देने के लिए लायबल है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसिक्यूशन से या ऐसी पनिशमेंट या पेनल्टी जिसके लिए वो लायबल है, ठीक है, तो ये एक्ट जो है वो उस व्यक्ति को प्रिवेंट नहीं करेगा। लेकिन प्रोविजो देखिए यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, परंतु कोई व्यक्ति उसी अपराधी के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो किसी अपराध के लिए ऑलरेडी पनिश किया जा चुका है तो सेक्शन 16 उसको ये भी बोल रहा है कि उसको सेम उसी ऑफेंस के लिए दूसरी बार पनिश नहीं किया जाएगा। सेक्शन 17 डील करता है एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव टू अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, विस्फोटक की परिभाषा का अन्य विस्फोटक पदार्थों को विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है सेक्शन 17 में। देखते हैं क्या कह रहा है। The central government may, from time to time, by notification in the official gazette, declare that any substance which appears to the central government to be specially dangerous to life or property by reason either of its explosive properties or of any process in the manufacture thereof being liable to explosion shall be deemed to be an explosive within the meaning of this act and the provision of this act, subject to such exceptions, limitations and restrictions as may be specified in the notification, shall accordingly extend to that substance in like manner as if it were included in the definition of the term explosive in this act.
केंद्रीय सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कोई पदार्थ जो या तो उसके विस्फोटक तत्वों से या उसके विनिर्माण की किसी प्रक्रिया से विस्फोटनीय होने के कारण केंद्र सरकार को जीवन या संपत्ति के लिए विशेषतया खतरनाक प्रतीत होता है, इस अधिनियम के अर्थ में विस्फोटक समझा जाएगा। और इन अधिनियमों के उपबंध ऐसे अपवादों, परिसीमाओं और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जैसे अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं, तद अनुकूल उस पदार्थ पर इस प्रकार विस्तारित होंगे मानो वह इस अधिनियम के विस्फोटक पद की परिभाषा के अंतर्गत था। सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जीवन या संपत्ति के लिए स्पेशली डेंजरस प्रकार के प्रतीत होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे एक्सप्लोजन को टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकेगी। और इस एक्ट के अंतर्गत उन एक्सप्लोजिव को, उन विस्फोटकों को इस एक्ट के अंतर्गत क्या माना जाएगा? विस्फोटक माना जाएगा। और इस एक्ट के प्रोविजंस, ऐसे एक्सेप्शंस, ठीक है, ऐसे अपवादों, ऐसी लिमिटेशन यानी ऐसी परिसीमाओं और रिस्ट्रिक्शन, ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किए जाएं, निर्दिष्ट किए जाएं, वो उस पदार्थ पर, उस सब्सटेंस पर इस तरीके से एक्सटेंड किए जाएंगे, इस तरीके से उनका विस्तार किया जाएगा मानो कि इस एक्ट के अंतर्गत वो एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हों, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन इस एक्ट में कौन से सेक्शन में दी गई है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो सेक्शन 17 जो है एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन को और भी ज़्यादा वाइडर कर रही है। चलिए आ जाइए सेक्शन 17A पे। डील कर रहा है पावर टू डेलीगेट, प्रत्यायोजित करने की शक्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट एनी पावर और फंक्शन विच मे बी एक्सरसाइज्ड or performed by it under this act other than the power under section 5, 6, 6A, 14 and 17 may in relation to such matters and subject to such condition if any as it may specify in the notification be exercised or performed also by such officer or authority subordinate to the central government or such state government or such officer or authority subordinate to the state government। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 5, 6, 6 का 14 और 17 के अधीन शक्ति से भिन्न किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन जिसका प्रयोग या निर्वहन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के यदि कोई हो अध्ययन रहते हुए जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित द्वारा भी किया जा सकेगा। ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ हो या ऐसी राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ हो, ठीक है। तो सेक्शन 17A डील कर रहा है डेलीगेट करने की शक्ति, प्रत्यायोजित करने की शक्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा सेक्शन 5, 6, 6A, 14 एंड 17 में जो दी गई शक्तियां हैं, ठीक है, उनके सिवाय निर्देश दे सकेगी कि इस एक्ट के अंतर्गत पावर्स को एक्सरसाइज करना, ठीक है, शक्तियों का प्रयोग या फंक्शंस को परफॉर्म करना उसके द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अधीन किया जा सकता है। और कुछ मैटर्स के रिलेशन में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाए, तो वो पावर्स का यूज़ या फंक्शंस जो है वो किसके द्वारा और परफॉर्म की जा सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी या ऑफिसर के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट किसी अथॉरिटी या किसी ऐसे ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पावर्स का यूज़ किया जा सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करे, ठीक है। चलिए आ जाइए लास्ट सेक्शन पर इस एक्ट के। सेक्शन 18 प्रोसीजर फॉर मेकिंग पब्लिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ रूल्स, नियमों को बनाने, प्रकाशित करने और पुष्ट करने के लिए प्रक्रिया। Subsection 1. An authority making rules under this act shall, before making the rules, publish a draft of the proposed rules for the information of persons likely to be affected thereby. इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने वाला प्राधिकारी नियम बनाने से पूर्व उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके की उनसे प्रभावित होने की संभाव्यता हो प्रस्तावित नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित करेगा।
तो जो नियम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पब्लिकेशन होंगे या फिर जो रूल्स का कंफर्मेशन होगा उनका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो एक अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स बनाएगी, ठीक है, वो रूल्स बनाने के पहले एक ड्राफ्ट को पब्लिश करेगी उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जो कि अफेक्टेड होंगे, जो कि प्रभावित होंगे उन नियमों से, ठीक है। Subsection 2, the publication shall be made in such manner as the central government from time to time by notification in the official gazette prescribed. प्रकाशन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी केंद्र सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, ठीक है। तो जो पब्लिकेशन होगा वो किस मैनर में होगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। Subsection 3, there shall be published with the draft a notice specifying a date at or after which the draft will be taken into consideration. प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें कोई ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिसको या जिसके पश्चात प्रारूप पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट के साथ क्या प्रकाशित किया जाएगा, एक सूचना प्रकाशित की जाएगी और उस सूचना में एक डेट स्पेसिफाई की जाएगी और वो डेट ऐसी होगी जिस दिन या जिस दिन के बाद उस ड्राफ्ट पर जो है विचार किया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 देखिए, द अथॉरिटी मेकिंग द रूल्स shall receive and consider any objection or suggestion which may be made by any person with respect to the draft before the date so specified. नियम बनाने वाला प्राधिकारी उस किसी आपत्ति या सुझाव को प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा जो ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जाए या दिया जाए। तो जो अथॉरिटी रूल्स बना रही है, ठीक है, वो रिसीव करेगी, प्राप्त करेगी किसी ऑब्जेक्शन को या सजेशन को, ठीक है। सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी रूल्स बनाने के पहले एक ड्राफ्ट को पब्लिश करेगी उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जो उन रूल्स के बनने से जो है अफेक्टेड होंगे, प्रभावी होंगे, ठीक है। तो अगर उन्हीं व्यक्तियों में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई सजेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी जो है वो रिसीव करेगी ऐसे ऑब्जेक्शन को और सजेशन को, और ऐसे ऑब्जेक्शन पर या सजेशन पर कंसीडर करेगी, विचार करेगी, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस ड्राफ्ट में स्पेसिफाइड डेट के पहले दिए जाएंगे। चलिए आ जाइए सबसेक्शन 5 पे। अ रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक वह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित ना हो जाए, ठीक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया कोई भी रूल तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश ना किया जाए। सबसेक्शन 6, द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ अ रूल purporting to be made under this act shall be conclusive evidence that it has been duly made and if it requires sanction that it has been duly sanctioned। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए तात्पर्यत होने वाले किसी नियम का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह सम्यकता बनाया गया है और यदि वह मंजूरी अपेक्षित करता है तो वह सम्यकता मंजूर किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने वाला, प्रकाशित होने वाला जो रूल्स होंगे, नियम होंगे, वो इस बात के कंक्लूसिव एविडेंस होंगे कि ऐसे रूल्स को जो है वो बनाया गया है, या अगर वो रूल्स सैंक्शन यानी कि मंजूरी रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उन नियमों को मंजूर किया गया है, ठीक है। सबसेक्शन 7 देखिए, ऑल पावर्स टू मेक रूल्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट मे बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन रिक्वायर्स। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की सभी शक्तियां समय समय पर अवसर अपेक्षा अनुसार प्रयुक्त की जा सकेंगी। इस एक्ट के द्वारा नियम बनाने की शक्तियां समय समय पर ओकेजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज की जा सकेंगी, ठीक है। सबसेक्शन 8 देखिए, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive session, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect
as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब सेक्शन 8 में ये कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए जो रूल्स होंगे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, ठीक है, बोथ हाउसेस के सामने रखे जाएंगे। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए, ठीक है। जब वो हाउसेस यानी जब वो सदन सेशन में होंगे या फिर एक या दो से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में होंगे, ठीक है। और अगर सेशन के एक्सपायर होने के पहले अगर दोनों हाउस इस बात को लेके एग्री हो जाते हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कोई चेंजेस किया जाना चाहिए, और अगर दोनों हाउस एग्री हो जाते हैं कि हाँ ऐसा कोई रूल जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो जो रूल्स होंगे उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो मॉडिफाई किए जाएंगे उनको उन्हीं मॉडिफाइड फॉर्म में इफ़ेक्ट किया जाएगा। और अगर जहाँ पर ऐसा लगता है हाउसेस को कि वो रूल्स नहीं बनाया जाना चाहिए तो उस रूल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ऐसे मॉडिफिकेशन या एनलमेंट के बाद इन रूल्स के बनाए जाने के पहले कोई भी बात किसी भी बात की वैलिडिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये एक्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।